हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं लेसन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th के लिए। पार्ट 1 है। कुछ हम अवधारणाएं हैं या कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम अब करेंगे और बाकी की अगली बार करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करती है, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर समझने की कोशिश करती है, समस्याओं का समाधान करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो वो किसी एक वस्तु के लिए नहीं है कि कोई सी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी किसी की कम होगी, पर इन जनरल महंगाई बढ़ी है कि घटी है। हम नहीं कह रहे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए और सब्जियों के बढ़ गए और इसके और स्टील के कम हो गए मान लो। तो सबका मिला के सभी वस्तुओं को लेकर हम बना रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। इसी तरह से कुल मांग लेते हैं, सभी वस्तुओं की कुल मांग पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हो। और ऐसे एम्प्लॉयमेंट लेवल लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कौन से क्षेत्र में ज्यादा है कौन से क्षेत्र में कम है, ये ओवरऑल ले रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कितनी बढ़ी है या घटी है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो ये देखिए, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो छोटे लेवल पर हम केसेस को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल की मांग को देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो साधन सीमित है उसमें जो एक व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है या अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमम करता है। इसी तरह से अगर वो कोई फर्म है तो फिर वो ये देखती है कि कैसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाभ कमाया जा सकता है। तो ये है माइक्रो। माइक्रो एट स्मॉल लेवल और मैक्रो एट लार्ज लेवल। तो ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती हैं। माइक्रो छोटे लेवल पे, एज एन इंडिविजुअल लेवल पे या एक फर्म के लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द होल पूरी इकोनॉमी के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करती है। तो अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं। पहले ले रहे हैं फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं हैं, ये देखिए, फाइनल अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया से निकल गई, प्रोडक्शन के लाइन को क्रॉस कर लिया, है ना। अब उसमें और कुछ करना नहीं है, ठीक है, और उसमें वैल्यू एडिशन भी नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसे आप ले लीजिए कि अ, आप एक ले लेते हैं, जैसे ब्रेड ले ली। तो ब्रेड जो है ये अंतिम वस्तु है क्योंकि उसमें हम और कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम उसको उपभोग सीधा करेंगे। अब कोई वैल्यू नहीं ऐड करनी। इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऐड इसलिए नहीं करनी कि अब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैदा था, 10 रुपए का मैदा यूज हुआ और फिर ब्रेड बनी तो ब्रेड की कीमत हुई 20 रुपए, तो वैल्यू ऐड कितनी हुई? 10 रुपए। लेकिन वो तब था जब इंटरमीडिएटरी गुड से वो बन रहा था, लेकिन फिलहाल वो ब्रेड बन चुकी है, इसलिए ये फाइनल गुड है। तो दोनों चीजें हैं, उत्पादन की प्रक्रिया से निकल गई, दूसरा उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है। इसमें दो तरह के होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं फाइनल, वो होते हैं प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट और मशीनरी जो है ये फाइनल गुड्स हैं और ये उत्पादन करने में सहायक होते हैं, है ना। मशीनरी यूज होती है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे शू इंडस्ट्री में। तो ये फाइनल जो गुड्स हैं ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। और कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कंज्यूम कर लिए जाएंगे,
उपभोग कर लिए जाएंगे, उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिए जाएंगे। तो ये दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये फाइनल गुड्स, यानी ये नेशनल इनकम जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। इंटरमीडिएटरी गुड्स, मध्यवर्ती उत्पादों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं लेते। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं लेते। पहले जानते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। ये ज्यादातर ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में, यानी कि अभी इनकी वैल्यू एडिशन बाकी है। जैसे मैंने अभी ब्रेड का एग्जांपल दिया, जो मैदा था रॉ मटेरियल था ब्रेड के लिए, तो ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई ब्रेड के लिए। अगर जैम बना रहे हैं तो फ्रूट मध्यवर्ती वस्तु है और वो प्रोसेस में है, और वैल्यू ऐड होगी। मैंने अभी बताया कि मैदा अगर 10 रुपए का है और ब्रेड 20 रुपए की है तो 10 रुपए वैल्यू ऐड होने से ही वो वैल्यू ऐड होगी तो अंतिम वस्तु बनेगी। और दे आर परचेज फ्रॉम वन फर्म फॉर अनदर, एक फर्म से दूसरे फर्म में से खरीदे जाते हैं, ठीक है, एज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के रूप में एक फर्म से दूसरे फर्म में जाते हैं। जैसे मैदा की कोई फर्म जो है दूसरे फर्म को प्रोवाइड करेगी जो ब्रेड बना रहे हैं। और गुड्स फॉर रीसेल, दो चीजें ली हमने, एक तो लिया रॉ मटेरियल, दूसरा जो हम ले रहे हैं रीसेल, मतलब जो होलसेलर ने रिटेलर को दिया वो मध्यवर्ती है, क्योंकि वो अब रिटेलर पैसे बढ़ा के बेचेगा, वो अंतिम वस्तु के रूप में बेचेगा। जैसे आप मान लीजिए जीन्स है, जीन्स है होलसेलर ने रिटेलर को 900 रुपए की दी और आगे रिटेलर ने उसको 1000 रुपए में बेची, तो 100 रुपए वैल्यू एडिड होगी और वो अंतिम वस्तु बन गई, ठीक है। तो जो रीसेल के लिए होती हैं, होलसेलर से रिटेलर से, किसी ने डीलर ने अगर मोटरसाइकिल खरीदी है होलसेलर से और डीलर बेच रहा है, तो जो डीलर बेचेगा वो जो होलसेलर से लेगा वो मध्यवर्ती, और डीलर जब बेचेगा तो वो अंतिम हो जाएगी, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। मान लीजिए उसने 1 लाख की खरीदी थी और अब वो बेच रहा है 1,10,000 में, तो 10,000 वैल्यू एडिड हो जाएगी। और इसलिए ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं ली जाती, डबल काउंटिंग होने की वजह से। अब ये डबल काउंटिंग क्या है, जैसे मैंने मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया या मैं मैदा का दे रही हूँ। मैदा 10 रुपए का था जब वो अंतिम वस्तु था, और जब ब्रेड के लिए यूज किया तो फिर वो 10 रुपए का था, ब्रेड में भी 10 रुपए का, 2 बार यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट वस्तुओं को नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये कहनी थी कि एक ही वस्तु फाइनल गुड भी हो सकती है और एक ही वस्तु इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। कैसे? जैसे चीनी का उपयोग अगर हम घर में कर रहे हैं तो फाइनल गुड है, और अगर मान लो आइसक्रीम की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की जा रही है तो मध्यवर्ती वस्तु। और हम देखते हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हैं? एक है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल होते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल। जैसे कि आप ये देखिए, टीवी है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, लंबे समय तक यूज होते हैं। और नॉन सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल या उससे थोड़ा अधिक यूज हो जाते हैं। कई तरह के बिस्किट होते हैं, जूते हैं, आपके कपड़े हैं, तो साल भर या उससे थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है। नॉन ड्यूरेबल जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए, जैसे आपका दूध हो गया, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई। और सर्विसेज, सर्विसेज जो है वो डॉक्टरों की हैं, लॉयर की हैं, टीचर्स की हैं, ये होते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो स्थिर एक तरह से एसेट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट और मशीनरी है, और वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल होती है। मशीनें, प्लांट मशीनरी उत्पादन बढ़ाने के लिए होती है, जैसे टेक्सटाइल में लग गई, जूता इंडस्ट्री में लग गई, और किसी बड़े उद्योग में लग गई, और इनकी जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, उपभोग और निवेश। तो उपभोग के पहले घटक ले रहे हैं
हाउस होल्ड है, तो पहले परिवार क्षेत्र है, ये उपभोग करते हैं, सभी तरह की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। फिर गवर्नमेंट है, वो खर्चा करती है, एजुकेशन पे करती है, जैसे बच्चों को मिड डे मील देना, फ्री वर्दियां देना, ठीक है। और डिफेंस में भी उनकी वर्दियां देते हैं, उनके डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर खर्च करना, मतलब सरकार खर्च करती है। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो हैं गैर सरकारी हैं, ये भी बुजुर्गों के लिए, विधवा के लिए और बच्चों के लिए ये खर्च करते हैं। और है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो कैसे, प्लांट और मशीनरी जो है वो कितनी बढ़ रही है एक अकाउंटिंग ईयर में। एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? एक अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मान लीजिए कि पहले जो 1 अप्रैल को मशीनें थी 10, और जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो हो गई 15। तो अब कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? 5, 5 मशीनें का। तो ये हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इन एन ईयर, है ना, ये डेल्टा कहलाता है। और उसके बाद है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हम फिक्स कैपिटल पे खर्च करते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन होती है, जैसे पहले मैंने बताया प्लांट और मशीनरी पे खर्च किया जाता है, इससे उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन्वेंट्री स्टॉक, इसमें होता है रॉ मटेरियल, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड है, और सेमी फिनिश्ड मतलब जो अंडर प्रोसेस अभी बन रहे हैं, उनका भी स्टॉक देखने के लिए बिगनिंग में देखते हैं कितना था, एंड में देखते हैं कितना था अकाउंटिंग ईयर में। तो एंड के अकाउंटिंग ईयर से बिगनिंग वाला निकाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा इन्वेंट्री का स्टॉक। अब हम बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सकल निवेश, निवल निवेश और मूल्यह्रास, ये 3 हैं, ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को पता करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर अपनी मशीनें लगाता है और कई साल तक उनको प्रयोग में लाता है, तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता है। ये देखिए, वियर एंड टियर मतलब कुछ टूट फूट है, कुछ मरम्मत है, उसमें खर्च होता है। तो ये एक नॉर्मल वियर टियर है जिसपे खर्च हो रहा है। एक है कि एक्सीडेंटल डैमेज है, और एक है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। तो एक एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब है कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया। इसके अलावा कभी कभी एक और है कि जिसमें मशीनों का रिप्लेसमेंट होता है, मतलब मशीनों की भी लाइफ है 10 साल 12 साल, उसके बाद रिप्लेस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का भी हम देखते हैं डेप्रिसिएशन में, और एक्सीडेंटल डैमेज का भी देखते हैं कि किसी वजह से टूट फूट हो जाए और कोई चोरी हो जाए, वो भी देखते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, इसका मतलब है ऑब्सोलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ठीक है। मशीनें पुरानी हो गई हैं, उनको रिप्लेस, तकनीक में परिवर्तन हो गया है, उनको चेंज करना है, उनको बदलाव लाना है। जैसे कि आप देखिए, पहले टाइपराइटर बहुत यूज होते थे, अब कम होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों टाइपराइटर की जगह ये लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह यूज करना शुरू कर दिए। तो टोटल उनको ये नहीं है कि कोई भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हटा देंगी। तो जो पुरानी टेक्निक हो गई है, उन चीजों को हटा दिया जाएगा और नई मशीनें लाई जाएंगी। तो ये सब है डेप्रिसिएशन। एक तो नॉर्मल वियर टियर होगा तो इसमें खर्चा होगा, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो उसमें खर्चा होगा, और एक्सपेक्टेड है, अगर मान लीजिए 10-15 साल में उसको रिप्लेस करना है तो भी हो गया, या तकनीक में, तो इन सब पे खर्चे आते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं गया है। मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 की हुई थी और 1,000 डेप्रिसिएशन था, तो 1100 हो गया।
तो 11,000 हो गया, तो ये ग्रॉस होगी सकल। ठीक है। और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। मान लीजिए कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है यानी डेप्रिसिएशन के साथ है वो 1,000 है और डेप्रिसिएशन हो गई 1,000, तो 9,000 जो है वो नेट हो जाएगा। तो नेट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जब हम करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनमें क्वेश्चंस में दिया होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर दी है तो नेट निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस करते हैं तब नेट निकलती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।